नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं संक्षेप में आप लोगों को परिचय करा दूँ। मेरे साथ बैठे हैं श्री जगदीश प्रसाद प्रजापति जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आप लोगों को भी जी। सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका कार्यकाल रहा, आप पूर्व राज्य मंत्री रहे, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपका जो कार्यकाल रहा वो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों के साथ होकर गुजरा, तो सर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब आदरणीय बहन जी की मुख्यमंत्री थी जी, तो आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को अपने शासन में भागीदारी दी जी, और लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पूरे देश में उत्तर प्रदेश की रही। बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा जी, और कोशिश ये रही कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके, चाहे वो अपर कास्ट के भाई हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे SC ST या माइनॉरिटीज़ के हों, जी, सबके साथ या महिलाओं के साथ किसी के साथ उनकी सरकार में जुल्म ज्यादती नहीं हुई। और ये था उनकी सरकार में कि अगर रात के 12 बजे में महिला 10-20 लाख रुपए लेके भी निकल जाए तो उनके शासन में कोई लूट लाट या कुछ तरह की कोई बदमाशी नहीं थी। जी, जी, तो ये तो था ही। और हम लोगों को पार्टी के संगठन के दायित्व को निभाते हुए अपने विभागों का भी काम देखना पड़ा। जी, तो किसानों के हित में जो भी हो सकता था उनको, क्योंकि हम लोगों को खाद वाद भी उपलब्ध कराना होती थी यूपी एग्रो की तरह। मैं यूपी एग्रो में वाइस चेयरमैन था। जी, वैसे तो मैं लोकसभा ग्वालियर से लड़ा 1984 में, बाद में मैं अभी 17 में विधानसभा तिंदवारी से लड़ा और EVM के कारण हम लोग चुनाव हार गए। इसके बाद भी मैं वहाँ एक मोरम माफिया सिटिंग विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो बांदा की चारों सीटों में मेरा चुनाव सबसे बेहतर था। जी, ऐसा वहाँ के जनमानस के लोग कहते थे और मीडिया भी कहता था। और हमारी नेता ने भी हमको 3 दिन बाद यूपी से 6 लोगों को बुलाया था, उसने मुझे भी बुलाया और कहा कि आप लोग चुन के आए थे लेकिन EVM के कारण हार गए। जी, तो ये भी है। बाकी विभाग की तरफ से जो भी हो सकता था किसानों को उपलब्ध कराने में, जी, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कल्टीवेटर हो, चाहे सीड ड्रिल हो या रोटावेटर हो, या जो भी उपकरण कृषि से संबंधित थे, या उनको उपलब्ध कराने में हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की और न हमारी सरकार ने उस समय कोई कोताही की। बाकी क्षेत्र के लोग किसी भी समस्या को लेके आए तो हमने उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिखने का भी काम किया, उनके निदान करने का भी काम किया। और मैं ऐसे मानता हूं कि कमज़ोर तबके में विशेष रूप से मैं कुम्हार कम्युनिटी से आता हूं, तो जालौन ज़िले में हमारे कुम्हार समाज के लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे। तो उस समय के DMO ने, हमारी सरकार थी तो मैंने DMO को लिखा तो उन्होंने दिल खोल करके हमारी मदद करने का भी काम किया। जी, और हमारा कभी किसी के साथ अन्याय करने की सोच नहीं रही। और मैं जब 17 का चुनाव लड़ा तो 17 के चुनाव के बाद 3 महीने बाद मुझे सपा ने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम जहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, प्रदेश में जिम्मेदारी देंगे। फिर पिछला एक चुनाव नौशाद अली लड़ रहे थे हमीरपुर से, लोकसभा का, इसका विधानसभा का उपचुनाव। उस समय एक BJP का मंत्री आ गया मेरे घर पे कि आप BJP में चलो, प्रजापतियों में कोई BJP में महत्वपूर्ण नेता नहीं है, आपको हमीरपुर से आगे विधायक या बांदा से बना देंगे। हमने कहा नहीं, मैं विचारधारा का आदमी हूँ, कभी मैं इधर उधर नहीं होता हूँ। मैं आदरणीय बहन जी के साथ हूँ। परिस्थितियाँ हैं, कभी ग्राफ पार्टी का गिरता है, कभी पर चढ़ता है। आज हमें लग रहा है कि अगली 27 की जो सरकार होगी हमारी पूर्ण बहुमत की होगी, बहन जी, आदरणीय बहन जी फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसा जनमानस सोचता है कि उससे उनसे अच्छा
शासन किसी का नहीं रहा, जी और उनमें सलाहियत है, जी उनमें कार्य करने की क्षमता है कि वो पीएम, देश की पीएम की कुर्सी को भी संभाल सकती हैं, जी ऐसा हम लोगों का मानना है। जी। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपकी बात काट के एक बात आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने 27 का जिक्र किया, तो मतलब बसपा पार्टी जो है वो मतलब मिशन 2027 के लिए उनके लिए कौन कौन से मुद्दों को लेकर आगे जाएगी, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे चाहे नौजवान बेरोजगारों के हों, नौजवानों के हों, चाहे व्यापारियों के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे हमारे कर्मचारियों के हैं, जी बुद्धिजीवियों के, सबके मुद्दे आदरणीय बहन जी के पास हैं। वो 4 बार की सरकार उन्होंने चला के दिखाया है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय बहन जी या बहुजन समाज पार्टी करती है, ढिंढोरा नहीं पीटती, करने या में विश्वास करती है। हाँ, जी वो करने में विश्वास करती है, वो घोषणा पत्रों पे विश्वास नहीं करती है। सही बात है। और घोषणा पत्र तो हमारा भारत का जो आइन है, भारत का संविधान है, जी वो घोषणा पत्र है। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आप भी मतलब किसानों का अपने हित के लिए आपने बहुत काम किए, तो सर आपसे एक जनरल बात जानना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि हमारे नौजवान पढ़ने लिखने के बाद, जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान का बेटा है, तो मतलब वो चाहते हैं कि भाई वो किसानी को आगे लेके जाए, खेती मजदूरी वगैरह ज़मीनों का देखे। बच्चे जो है पढ़ लिखने के बाद इस तरफ नहीं जाते, नौजवान जो है वो बाहर जॉब करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, पलायन की तरफ जा रहे हैं। तो सर आप थोड़ा सा उन नौजवानों बच्चों से एक्चुअली कुछ कहना में चाहेंगे? जो हमारी देश प्रदेश की सरकारें बनती हैं, जी तो वो किसानों को प्रोत्साहित विशेष रूप से नहीं करती हैं। उनके पैदावार का मूल्य उचित नहीं मिलता, इसलिए हमारा जो नौजवान है जो खेती से जुड़ा हुआ है, वो डाइवर्सन दूसरी तरफ करना चाह रहा है। जी वैसे मैं खुद ही किसान, छोटा किसान रहा, हमारी वाइफ भी किसान है। हमने खुद अपने हाथ से खेत को काटने का काम किया है, अपने हाथ से मैंने मशीन से यूरिया दवा छिड़कने का काम किया, अपने कांधे पे लाद करके मशीन को। तो हम इस ढंग से निकले हैं, और हम छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो नहीं है, लेकिन छोटे किसान है। खेती ज़रूरत पड़ती है तो हम कराते भी हैं। तो ये सब तो चीज़ें, सर उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे, आशीर्वाद मात्र? नहीं, उन युवाओं से यही है कि वो आगे बढ़ने के लिए जो भी दिशा तय करना चाहें, अगर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो वो नौकरी की तरफ हाथ बढ़ाएं। लेकिन इन सरकारों में नौकरी में भी बड़ा भ्रष्टाचार है, ख़ास तौर से बीजेपी की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। आए दिन पेपर लीक आउट हो जाते हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला पिछले 7 साल से चल रहा है। जी हाँ, तो सब इस तरह से उपेक्षित हैं लोग। तो बाकी मैं समझता हूँ कि बहन जी की सरकार आएगी तो किसानों के हितों में बहन जी की सरकार में कोई कोर कसर नहीं की गई थी। पिछली बार भी जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो किसानों को जब के जो उनके गन्ने के रेट हैं उनको बढ़ाने का काम किया गया था, या उनका जो पैसा शेष पड़ा था, भुगतान नहीं हुआ था, वो भी बहन जी ने अपनी सरकार में उपलब्ध कराने का काम किया। तो यह है कि बहन जी सभी वर्गों के साथ साथ किसानों के भी हित में काम करेंगी, और उन्होंने किया भी है। जी सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपका परिवार भी यहाँ बहुत लंबे समय से रहता है, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे युवा साथी बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से या कुछ अगर आप इस तरह से प्रशासन से या कुछ अपील वगैरह करना चाहें? देखिए, नशे की तरफ एक योजनाबद्ध तरीके से देश में उस तबके को जो मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी करता है, जी तो अधिकांश उनके क्षेत्र में अच्छे विद्यालय खोलने की काम सरकारें नहीं करती, बल्कि उनके क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने का काम करती है। जी चाहे वो देशी शराब हो या और कोई शराब हो, जी जी तो ताकि इनकी लतें इसी में लगी रहें और वो पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे ना बढ़ पाए। तो हमारा यही कहना है इन सरकारों से कि उनकी बस्तियों से, कमज़ोर वर्गों के लोगों
का अपलिफ्टमेंट कर सरकार वादा तो करती है, सब कहती है कि हम उनको उठाने का काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता में शराब या नशाबंदी की तरफ इन तबकों के लोग या इन तबकों का युवा जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ता रहा है, इसलिए उनके बीच में ख़ास तौर से शराब की दुकानें खोली जाती हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें उन नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। बाकी जब शिक्षा अच्छी मिलेगी, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से युवा आगे जा सकते हैं और हमारा देश भी आगे जा सकता है। सही बात है, जब युवा शिक्षित होंगे तो देश भी तरक्की करेगा। सर आपसे एक चलते चलते सवाल और, हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अब जल्द ही गणतंत्र दिवस भी आने वाला है और बहुत सारे त्यौहार हमारे आएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो गणतंत्र दिवस के आने वाले गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं कहता हूं। और दूसरा ये है, जो गणतंत्र इस देश की आम जनता के लिए गणतंत्र दिया गया था जी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था जी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर दिया, जब राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा, उसी समय उन्होंने एक शंका जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अगर बनी रही तो इस गणतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। और संविधान में कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है, चाहे महिलाओं की तरक्की के लिए हो, चाहे कमज़ोर वर्गों की तरक्की के लिए हो, या आम जनमानस की तरक्की के लिए हो। सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान की एक एक धारा लिखी गई, और संविधान में के निर्माणकर्ताओं ने, जिसमें 284 से अधिक लोगों के साइन हैं, उन गणमान्यों ने भारत में एक अच्छा लोकतंत्र आए और भारत दुनिया में आगे बढ़े, और भारत बने जो अशोक सम्राट के समय था, जिसकी कल्पना लोगों ने हाँ, जो अशोक सम्राट के समय का भारत था जी। तो हम लोग गणतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। गणतंत्र ही कहने के लिए तो हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, लेकिन भारत की आम जनता के हित में जो संविधान बनाया गया, जो गणतंत्र लागू किया गया, उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल रहा। सही बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप हमारे पास तक आए। थैंक यू सर। आपके चैनल को बधाई देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, प्रदेश के लोगों से यही अपील करूंगी, अपने व्यूअर से, कि सर ने जो बातें बताई हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। और मैं भी माता रानी से यही आशा करूंगी कि नववर्ष में परिवार में खुशहाली रहे, सर स्वस्थ रहें, इसी तरह सबके साथ सर का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद।